सो आपका इंटरेस्ट कैसे बना? इस कितनी डिफ़िकल्टीज़ हुई आपको एज़ तो आपने टाइम कैसे मैनेज किया? लाइक जॉब भी कर रहे हो और आप देन जीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हो। उस दौरान आपने कौन-कौन से सर्टिफ़िकेशन यूएस में लाइक आपको पहले इंटर्नशिप लगी थी कि डायरेक्ट आपने जॉब सर्च आउट कर लिया था? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबका अपना नितिश। तो आज मैं फिर हाज़िर हो गया हूँ आप सबके सामने अपने ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने के लिए। एंड हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिए एंड अपने कलीग्स एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। सो आज के हमारे होस्ट है निखिल। आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। सो हाय निखिल, हाउ आर यू? प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hey guys, so I'm Nikhil. I am currently a senior IPS engineer at Netscope. For me, it's work from home. So I live in a small town that's near Bangalore. And once in a while, I go to office. And yeah, that's it. ओके, दैट्स ग्रेट। सो आपका इंटरेस्ट कैसे बना इस फील्ड में? लाइक कब से आपने सोचा कि आपको सिक्योरिटी में ही जाना है? स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था या कॉलेज में आपका क्रिएट हो गया? जब तक मैं फाइनल सेमेस्टर ऑफ माय बैचलर्स जब तक मैं नहीं पहुंचा तब तक मुझे एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी फील्ड के बारे में पता भी नहीं था कैसे एक होता भी है। तो वन ऑफ माय प्रोफेसर्स ही gave a course on cryptography. तो तब से मुझे पता चला कि वो ऐसा भी एक फील्ड है। और फिर आई डिड वेरी वेल ऑन दैट कोर्स। तो फिर मेरे प्रोफेसर ने एक्चुअली मुझे इनकरेज किया कि तुम इस फील्ड को एक्सप्लोर करो। तब से एक्चुअली मेरा बना था वो अबाउट 21 ईयर्स ऑफ एज। उसके उसके बाद मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ। फिर मैंने 2 साल काम किया और फिर काम करते करते मैं ये भी पढ़ रहा था थोड़ा सिक्योरिटी के बारे में, वो जो कुछ सर्टिफिकेशंस थे कॉम्पिया के, सीएच के। और फिर उसके बाद वैसे ही बढ़ता गया और टुडे आई एम वेयर आई एम। सो आपने कॉलेज के बाद लाइक अपने नॉर्मल सीएस से ही काम किया, लाइक कि आप सिक्योरिटी फील्ड में मूव ऑन कर गए थे? बैचलर्स के बाद एक्चुअली मैं था ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में। तो इट वाज नॉट सिक्योरिटी फील्ड एट ऑल। तो देयर आई थिंक द ओनली सिक्योरिटी रिलेटेड, वेल आई गेस नॉट इवन सिक्योरिटी रिलेटेड बट समथिंग दैट हेल्प्ड मी इन सिक्योरिटी एटलीस्ट इज द प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट। तो वो जो मैंने सीखा है वो फिर उसके बाद मुझे बहुत यूज हुआ था उसमें। बट रियली एनीथिंग सिक्योरिटी, वो जो कोर होता है सिक्योरिटी, नॉट दैट। कितनी डिफिकल्टीज हुई आपको एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू सिक्योरिटी फील्ड में आने के लिए? डोमेन चेंज करने में आपको कितनी कितनी डिफिकल्टीज फेस करी? जब मैंने बैचलर्स किया था तब मैंने किया था इलेक्ट्रॉनिक्स में। जॉब थी वो थी प्रोग्रामिंग में। तो वो जो डोमेन चेंज का जो एंजाइटी रहता है या फिर जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ऑलरेडी थी, मन में ऑलरेडी थी वो। तो जब मैं उस ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग साइड से जब मैं सिक्योरिटी गया था, दैट वाज थ्रू यूएस एजुकेशन। इट वाज नॉट लाइक अ डायरेक्ट जॉब स्विच नहीं किया था वो। तो मैंने वहाँ 2 साल जब काम किया था उसके बाद मैं 2 साल पढ़ने गया था यूएस। तो उसके बाद दैट एक्चुअली स्मूथ ओवर दिस ट्रांजिशन। ऐसा नहीं था कि जॉब से जॉब स्विच हो रही है, तो उतना एक्चुअली डिफिकल्टी नहीं पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। तो बट फिर भी आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड द एजुकेशन पार्ट, जब मैं सिक्योरिटी जब शुरू कर रहा था और जब मेरे जो क्लासमेट्स थे दे ऑलरेडी न्यू सिक्योरिटी, दे वर ऑलरेडी वर्किंग इन सिक्योरिटी। तो वहां पे थोड़ा स्टार्टिंग में हिट होता है वो कि अरे बाकी सब लोग को सब पता है, मुझे कुछ नहीं पता है। तो दैट इट्स अ लिटिल बिट ऑफ सॉर्ट ऑफ वो थोड़ा हैंडल करना पड़ता है उस एंग्जाइटी को। बट वंस यू आर डन विद दैट देन एजुकेशन मेक्स इट वेरी इजी टू ट्रांजिशन। ओके ओके, देन आपने फिर जीआरई का कब सोचा कि आपको जीआरई करके बाहर जाना है, साइबर सिक्योरिटी में पढ़ना है? हाँ, वो तो मैंने बैचलर्स खत्म होते ही पता चल गया था कि यही सामने का पाथ है। क्योंकि मेरे प्रोफेसर ने वही कहा था कि इफ यू वांट टू डू इफ यू वांट टू लर्न मोर इन सिक्योरिटी देन यूएस इज द प्लेस। क्योंकि यूएस में ही सबसे ज्यादा सिक्योरिटी इज द ब्लीडिंग एज कंट्री विच इज डूइंग ऑल द ब्लीडिंग एज स्टफ। यूएस और इसराइल एक्चुअली, बट यूएस इज मोर अट्रैक्टिव। तो मैंने जीआरई प्रिपरेशन किया था 2017 के स्टार्टिंग से या फिर 2016 एंड में, समवेयर अराउंड दैट। तो फिर मैं यूएस के एप्लीके तो मैंने यूएस के एप्लीकेशन शुरू किए थे 2017 मिड के आसपास। तो 2018 टू 2020 बस डीएमएस। तो हाँ, 2017 के आसपास अराउंड अराउंड एक हाफ ईयर प्रिपरेशन था आई गेस, एसओपीज वो सब इंक्लूड करके। तो प्रिपरेशन क्या आपने जॉब के अराउंड की थी कि कॉलेज टाइम में ही प्रिपरेशन लास्ट ईयर से स्टार्ट कर दी थी? नहीं, वो सब मैंने जॉब से शुरू किया था। कि जब तक मुझे जीआरई उन सब चीज़ों का जब मैंने फाइनली डिसाइड किया था
कि यही करना है और फिर यही यूनिवर्सिटी करना है वगैरह। तो बाय दैट टाइम इट वाज ऑलरेडी 2017। तो तब तक मुझे एक्चुअली अपने रेज्यूमे को ये करना था, अपस्किल करना था, क्योंकि जो जो यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स जो कमिटी है, व्हेन दे लुक एट माय रिज्यूमे एंड दे सी नथिंग ऑफ सिक्योरिटी, तो एडमिशन क्यों देगा मुझे। तो दैट्स व्हाई 2016 से लेके 2017 के मिड के आसपास इट वाज ऑल लर्निंग एंड डूइंग सर्टिफिकेशंस, थोड़ा रेज्यूमे अपस्किल करना। तो हाँ, 17। सो आपने टाइम कैसे मैनेज किया, लाइक जॉब भी कर रहे हो और आप देन जीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हो, और फिर उसके बाद आपने डिफरेंट डिफरेंट जो सर्टिफिकेशन किए हुए हैं इस फील्ड में, कौन कौन से किए हैं वो भी कुछ आप बताएं कि इतनी चीज़ें कैसे मैनेज करके कोई बंदा बाहर जा सकता है। आई थिंक इसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सर्टिफिकेशंस के लिए प्रिपेयर करना है, उसके बाद जो एमएस के एप्लीकेशंस है वो है, जॉब करना है, तो यू बेयरली हैव एनी टाइम लेफ्ट। तो तो वहाँ पे एक माइंडसेट चेंज भी चाहिए रहता है कि अभी सैटरडे संडे इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी करने चले जाओ, राइट। तो वो माइंडसेट चेंज इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन। यू नीड टू फाइंड दैट मोटिवेशन कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे करना है, और मैं दिन में जितने घंटे हो सके उतना मैं इन्वेस्ट करूंगा, राइट। इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन। सो वंस दैट कम्स इन, देन so you're just basically doing everything 24/7। तुम जागते हो, then the first thing that comes to your mind is आज मुझे ये करना है, सर्टिफिकेशन प्रिपेयर करना है, जॉब करना है वगैरह वगैरह। तो हाँ, those two things, one is hardcore motivation and second time management। सो उस दौरान आपने कौन कौन से सर्टिफिकेशन किए हैं, लाइक बेसिक कौन से आपको जो लगा इम्पोर्टेंट रहते हैं, कुछ आप उसके बारे में बताइए, लाइक उसके बारे में आपने कहाँ से पढ़ा, कैसे वो सर्टिफिकेशन क्लियर किया। क्योंकि आई वॉज कमिंग फ्रॉम ए completely नॉन सिक्योरिटी बैकग्राउंड, तो फॉर मी द प्रायोरिटी वॉज टू गेट दोस स्टार्टिंग आउट सर्टिफिकेशंस, जैसे कॉम्टिया का सिक्योरिटी प्लस है, नेटवर्क प्लस है, सी एच है, एथिकल हैकर का। तो फॉर मी आई थिंक मुझे वो सब चीज़ों के बारे में पता चला जस्ट फ्रॉम गूगलिंग, राइट। उस टाइम में मेरे पास उतना आइडिया नहीं था कि मैं एक्चुअली लिंक्डइन पे लाइक आई रीच आउट टू पीपल, आस्क देम। आई डिडंट रियली हैव दैट सॉर्ट ऑफ लाइक माइंडसेट। इन रेट्रोस्पेक्ट आई शुड हैव हैड, बट वो नहीं था उस टाइम पे। तो फिर बेसिकली वो सब सर्टिफिकेशंस किए, और फिर वो प्रिपरेशन आई थिंक उनका ये था, एक दे हैड अ काइंड ऑफ मैनुअल था जितना कि मुझे याद है, कॉम्पिया का। सी एच ऑल्सो आई थिंक दे हैड सम सॉर्ट ऑफ लाइक अ टेक्स्ट बुक, लाइक अ मैनुअल था। सो इट्स बेसिकली लाइक लिटरली स्टडिंग फॉर अ कॉलेज एग्जाम की तरह था। एमसीक्यूज थे, तो यू अगेन हैव दैट फ्लैशबैक कि जेई जो ए आई ट्रिपल था उस टाइम में आईआईटीज का था। एमसीक्यू स्ट्रेटेजी, आइदर तुम्हें आंसर पता है या फिर यू डू इट बाय एलिमिनेशन, राइट। तो वो एमसीक्यू स्ट्रेटेजी बहुत काम में आता है ऐसे एग्जाम्स में। बट हाँ, whether those whether the certifications are actually effective, वो हम बाद में बात कर सकते हैं, बट let's just say कि they are not as useful as I initially thought। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड कितना डिफरेंट था इंडियन के कॉलेजेस से, आपने जो इंडिया में एक्सपीरियंस किया वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था, वहाँ पे कौन कौन से अपने सब्जेक्ट पढ़े एज अ सिक्योरिटी रिलेटेड। यूएस में यूनिवर्सिटीज का एक इंटरेस्टिंग चीज था कि आई मीन इट्स नॉट एग्जैक्टली अ कंपैरिजन, क्योंकि इंडिया में बैचलर्स किया था और वहाँ पे मास्टर्स किया था, बट वहाँ पे क्लास में इट फेल्ट लाइक, एटलीस्ट इन मास्टर्स क्लासेस जो मेरा था, क्लास में इट इज नॉट टॉट इन डेप्थ जैसे इंडिया में होता है कि इतना सारा थियरी रहता है। इट्स लाइक सो मच नॉलेज इन इंडिया कि यू गेट ओवरवेल्म्ड। इट्स लाइक आफ्टर अ पॉइंट यू आर जस्ट लाइक मुझे छोड़ दो मुझे बस, राइट। तो यूएस में दे डोंट ओवरवेल्म यू, तो दे गिव यू दैट बेसिक इंफॉर्मेशन, दे गो जस्ट इनफ इन डेप्थ कि तुम्हें इंटरेस्ट आए, और फिर जाके तुम खुद जाके मतलब उसके बारे में ये करो, एक्सप्लोर करो। तो दैट आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि दे एक्चुअली मोटिवेट यू। इंडिया में दे डीमोटिवेट यू इन अ वे, आई गेस। तो फिर आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग था वहाँ पे। तो और हफ्ते में क्लास भी बहुत कम थे, एंड आई थिंक दैट इज स्पेसिफिक टू मास्टर्स। आई थिंक बैचलर्स में इट इज मोर और लेस काइंड ऑफ लाइक इंडियन बैचलर्स जहाँ पे बहुत सारे क्लासेस होते हैं हर दिन। बट एटलीस्ट मास्टर्स के इसमें बिकॉज देर आर लेस क्लासेस, इट ऑल्सो गेव यू मोर टाइम टू एक्सप्लोर कि मैंने ये सब्जेक्ट किया है। जैसे जैसे मेरे डिग्री में जो था, वन ऑफ द बिगेस्ट कोर्सेज जो मुझे इट वाज लाइक अ बिग प्रोपेलर ऑफ माय sort of work ahead, एक हैकिंग इन सी करके एक प्रोग्राम था। तो दैट वाज ऑल अबाउट
जैसे एक्सप्लॉइट्स है, लाइक यू हैव योर रॉ प्रोग्रामिंग, या फिर तो वो बफर ओवरफ्लो, वो सब वो सब होता है ना, बेसिक चीज़ें। तो वो सब उसमें सिखाई थी, एंड दैट हैड दैट असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस एज पार्ट ऑफ द कोर्स। तो as a as someone who's just looking at assembly instructions like after a long time या first time जो भी है, because you have more time, you can actually explore it more in depth. ऐसा नहीं कि तुम बस explore कर रहे हो और फिर कोई और कोर्स का काम आ गया है या फिर कुछ और। So you get more time compared to India. So I think these two things are the biggest benefits जो वहाँ पे है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आपने यूनिवर्सिटीज़ कैसे चूज़ करी? लाइक डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ थी, आपने पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ पे कैसे आ पाए कि दिस इज़ यूनिवर्सिटी मैं आगे परस्यू करना चाहता हूँ मास्टर यहाँ से? और देन आपने फिर उनको कॉलेज को आप जो भेजते हैं, लाइक उसमें आपने क्या ऐसा लिखा कि वो उन्होंने आपको सेलेक्ट कर लिया कि किस टीचर के अंडर आपको काम करना है? ये सब देख के आपने क्या क्या देखा, लाइक किस वजह से आपने चूज़ करा कोई कॉलेज? जब मैं अप्लाई कर रहा था तब यूएस का जो पॉलिटिकल क्लाइमेट था वो थोड़ा अलग था। तो फॉर मी आई थिंक उस टाइम में जब मैं अप्लाई कर रहा था, फॉर मी इट वाज कि मुझे जॉब नहीं मिलने वाला है, देर इज गोइंग टू बी सम पॉलिटिकल थिंग एंड मेरा जो जॉब नहीं लगेगी। तो आई जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट आई डोंट पुट डाउन बिग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल जॉन्स हॉपकिंस एक था, एक यूनिवर्सिटी जहाँ से एडमिट मिला था, पर वहाँ से जो फाइनेंशियल जो बर्डन है, जो उनका ट्यूशन फीस है, लिविंग एक्सपेंसेस जो सब ऐड हो जाएंगे, इट कुड easily go above 70-80 lakhs। तो मैंने जब अपने पापा के साथ डिस्कस किया था, तो वी वर बोथ लाइक दैट इज टू मच, नॉट बिकॉज द कॉलेज इज बैड और फिर वी कैन नॉट अफोर्ड इट या वैसे कुछ, बट क्योंकि पॉलिटिकल क्लाइमेट वैसा था तो वी हैड टू कंसिडर द वर्स्ट केस सिनेरियो कि जॉब नहीं मिलने वाला। तो दैट्स वाई फॉर मी द फर्स्ट प्रायोरिटी वाज कि फाइनेंशियल्स, कि कौन सा कॉलेज अफोर्डेबल है, एंड इवन इफ आई लाइक कंप्लीटली लूज द इन्वेस्टमेंट तो मेरे ऊपर बाद में फाइनेंशियल बर्डन क्या होने वाला है। तो that was the first one, and second one is of course the course का जो reputation है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड का जो रेपुटेशन है, जो मैंने पढ़ा था अगेन बाय गूगलिंग, तो इट हैज मच बेटर रेपुटेशन देन कंपेयर टू जैसे यूएससी का साइबर सिक्योरिटी। जैसे यूएससी का ब्रांड जो है दैट इज वेरी स्ट्रांग, बट इज इट रियली गुड इन साइबर सिक्योरिटी, राइट? जिस डिग्री में तुम एक्चुअली जा रहे हो। यूएससी तो फुल फॉर्म व्हाट इज? यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, ओके। वेस्ट कोस्ट पे है वो। तो हाँ, तो जो यूएससी का जो ब्रांड इट इज वेरी स्ट्रांग, बट अगेन नॉट इन सिक्योरिटी, इन अदर थिंग्स। तो दैट वाज द सेकंड थिंग कि कोर्स का रेपुटेशन क्या है। एंड थर्ड वाज जस्ट कि इट वाज मोर लेस कि सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स का जो रिव्यूज रहता है, ईस्ट कोस्ट अच्छा है, वेस्ट कोस्ट अच्छा है, वेस्ट कोस्ट में वेदर अच्छा है ईस्ट कोस्ट में सिटीज अच्छा है, वैसे कुछ। तो दैट वाज लाइक अ डिस्टेंट थर्ड, बट या दीस वर द प्राइमरी थ्री लाइक फैक्टर्स। तो जो एसओपी है दैट आई थिंक आई स्टार्टेड लाइक, अगर एप्लीकेशंस अगर डेडलाइन अगर नवंबर में फॉर एग्जांपल, आई थिंक मैंने शुरू किया था फेब में, तो ऑलमोस्ट 6-7 months बिफोर। तो एसओपी के दो तरीके हैं लिखने के, वन यू राइट इट योरसेल्फ, सेकंड ऐसे कंसल्टेंट्स होते हैं जिसे तुम लिखवा सकते हो। तो कंसल्टेंट्स का थ्रू इज अ लिटिल बिट ऑफ अ पेन, क्योंकि हजारों स्टूडेंट्स, 10 thousands ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया आर गोइंग दैट राउट। तो जो एडमिशंस जो कमिटी है वहाँ पे यूएस में, उनको पता चल जाता है देख के कि ये इसने नहीं लिखा है, क्योंकि आई हैव सीन दिस सेम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेटिंग या फिर सेम सॉर्ट ऑफ वाइब फ्रॉम सो मेनी मल्टीपल स्टूडेंट्स, तो उनको पता चल जाता है वो देख के। तो माय सजेशन टू एनीवन इज टू राइट योर ओन एसओपी, एंड व्हाट यू नीड टू राइट ऑन इट इज वेरी सिंपल। यू हैव एन ओपनिंग पैराग्राफ जहाँ पे तुम सॉर्ट ऑफ इंट्रोड्यूस करते हो, नॉट नॉट एग्जैक्टली कि मैं यहाँ से हूँ वहाँ से हूँ, वो सब, बट योर इंट्रोडक्शन टू हाउ यू आर इंटरेस्टेड इन सिक्योरिटी, कि तुम्हें इंटरेस्ट कैसा है, मतलब जैसे तुमने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, हाउ आर यू इंटरेस्टेड, सेम थिंग, हाउ वाज आई इंटरेस्टेड, दैट बिकम्स द फर्स्ट पैराग्राफ। बहुत लंबा पैराग्राफ नहीं करना, फर्स्ट पैराग्राफ इज जस्ट टू इवोक इंटरेस्ट, कि जो पढ़ रहा है उसको इंटरेस्ट लगे, वो दैट इज इंटरेस्टिंग, देन दे गो टू द सेकंड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में इफ यू गो ऑन एंड ऑन तो सामने वाला बोर हो जाएगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ जस्ट टू इवोक इंटरेस्ट, सेकंड थर्ड पैराग्राफ यू गो लिटिल बिट मोर डीपर, कि मैंने ये सब किया है सिक्योरिटी फील्ड में,
मुझे ये सब और करना है, तो आई थिंक दैट तुम्हारे कोर्स तुम्हारे यूनिवर्सिटी के डिग्री में जो ये कोर्स है, आई थिंक दैट विल हेल्प मी टू डू दिस। या फिर कोई और प्रोफेसर है स्पेसिफिकली तो उनका नाम ले सकते हो। एंड फाइनल यू हैव योर क्लोजिंग पैराग्राफ कि यू नो thank you for this opportunity, that is more or less not security related, it's more like closing things, just thank you वगैरह वगैरह, and that's it. तो the reason you should start early is कि आज जो तुम लिखते हो ना, that is not your final SOP. अगर तुम एक हफ्ते के बाद अगर वही सेम SOP पढ़ोगे, then you will realize कि oh, these are some new improvements that I can make. तो वैसे वैसे ओवर टाइम ना तुम्हारा SOP रिफाइन होते जाएगा। तो दैट्स व्हाई यू नीड टाइम टू राइट दैट SOP। ऐसा नहीं कि कल डेडलाइन है तो फिर तुमने बस 2 हफ्ते पहले शुरू किया SOP लिखना। डोंट डू दैट। टेक सम टाइम आउट बिफोर। हर रोज बस 15 मिनट भी लिखोगे, इट इज एनफ। बट हाँ। तो आफ्टर डूइंग मास्टर फ्रॉम मैरीलैंड, फिर आपने क्या वहाँ पे जॉब करी, लाइक क्या प्रोसेस था, कैसे आप इंडिया बैक आ गए? हाँ तो फिर तो वहाँ पे क्या है कि व्हेन यू गो एज अ स्टूडेंट यू गो ऑन F1 वीजा। ठीक है, तो F1 वीजा का जो वैलिडिटी है वो रहता है 5 years, 2 years फॉर स्टडी, 3 years फॉर वर्क, अज्यूमिंग यू आर इन स्टेम डिग्री। ठीक है, तो फिर after the 2 years, by the time you're in your second in your third semester या fourth semester, you start finding jobs. तो उस टाइम में जॉब फाइंडिंग इट इज नॉट इजी। कुछ लोगों का बहुत ही जल्दी लग जाता है, लाइक उनका थर्ड सेमेस्टर में जो शुरू होते ही लग जाता है उनका, एंड देन दे आर जस्ट चिलिंग फॉर द थर्ड फोर्थ सेमेस्टर। तो योर जॉब मे बी इन द थर्ड सेमेस्टर या इन द फोर्थ सेमेस्टर या इवन आफ्टर योर डिग्री इज ओवर। तो उसका ऐसे कुछ टाइमलाइन नहीं है कि तुम्हें इसके पहले ही ढूंढना है। तो आफ्टर योर डिग्री इज डन यू हैव 60 days लाइक एन F1 बिफोर विच यू हैव टू फाइंड द जॉब। वो एक डेडलाइन है, बट अगेन एवरीवन गेट्स इट ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स। तो वहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज नेटवर्किंग। तुम चाहिए क्लास का टॉपर हो, तुम जो भी हो, अगर तुम्हारे पास वो नेटवर्क नहीं है ना, तो तुम्हें इंटरव्यू मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज पीपल अप्लाइंग हु आर अप्लाइंग ऑनलाइन, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो मतलब यही समझो कि हर साल इंडिया से कितने लोग जाते हैं मास्टर्स के लिए, वो सब ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, राइट, जॉब्स के लिए। तो फिर योर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज, अगर तुम्हें रेफरल मिलता है किसी से, HR देखेगा कि वो इसको इससे रेफरल मिला है, आई विल गो एंड इंटरव्यू हिम, राइट, दैट इज योर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, और एटलीस्ट लाइक वन ऑफ द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स। तो वहां पे लिंक्डइन इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। तो रीच आउट टू पीपल। अगर तुम 1000 लोगों को मैसेज करोगे तो शायद 10 कोई रिप्लाई करेगा। उस 10 में से देयर विल बी वन पर्सन हु माइट बी हेल्पफुल। तो दैट इज द वे टू गो। या फिर सिक्योरिटी स्पेसिफिक, अगर तुम ऐसे लोकेशन में हो जहाँ पे आसपास कोई कॉन्फ्रेंसेस है, तो वहां जाके अपना नेटवर्क बढ़ाओ। तो बेसिकली यू फाइंड सम वे टू इम्प्रूव योर नेटवर्क, गेट अ रेफरल, इंटरव्यू दो, एंड देन यू गेट योर जॉब। तो मेरा ऐसे ही हुआ था। और फिर मेरा हुआ था मैलवेयर डिटेक्शन, मैलवेयर के रिसर्च फील्ड में। तो दैट वाज माय प्राइमरी फोकस, मैलवेयर एनालिसिस और वो सब। तो माय फर्स्ट जॉब वाज एच एस कोटालोस। तो वहाँ पे अगेन मैलवेयर रिसर्च रोल। उसके बाद था VMware में, दैट वाज आल्सो मैलवेयर रिसर्च, बट इट वाज मोर focused towards automation also. Cisco में it was like very reverse engineering focused. VMware में it was a little bit more of programming automation वैसे। उसके बाद Oracle में हुआ था। Oracle का मैं बात कर नहीं सकता हूँ क्योंकि NDA पे हूँ। तो फिर उसके बाद जो मेरा मार्च 2023 था, दैट इज व्हेन योर फाइनल H1B लॉटरी टेक्स प्लेस। तो उसमें मेरा वो लगा नहीं उस लॉटरी में। उसके बाद तो लाइक देयर इज नथिंग मोर टू डू, राइट। एक बार तुम्हारा F1 वीजा एक्सपायर हो गया, देन यू हैव टू कम बैक टू इंडिया। तो मेरा वही था। तो आफ्टर माई F1 वीजा एक्सपायर्ड, क्योंकि मेरा H1B लगा नहीं था 3 साल, तो आई केम बैक टू इंडिया। और फिर यहाँ पे जॉब मैंने शुरू की थी। नेट्सकोप करके एक कंपनी है, तो वहाँ पे सीनियर IPS इंजीनियर, तो वहाँ पे मैंने रेज्यूम किया था। सो यूएस में लाइक आपको पहले इंटर्नशिप लगी थी कि डायरेक्ट आपने जॉब सर्च आउट कर लिया था? तो US में देर आर सम इंटरेस्टिंग केसेस। जैसे मेरी इंटर्नशिप नहीं लगी थी कभी भी। तो फिर एक समर में क्या हुआ था, मेरी इंटर्नशिप लगी, फिर वो कैंसिल हो गई। फिर मैंने जल्दबाजी में एक और इंटर्नशिप ढूंढा, वो भी कैंसिल। फिर उसके बाद फिर मुझे फाइनली एक TA पोजीशन का मिला था कैंपस में।
तो वहां पे क्या है कि यूएस में व्हेन यू स्टार्ट अ जॉब यू आर सपोज टू हैव समथिंग कॉल्ड अ सोशल सिक्योरिटी नंबर, वो इंडिया के पैन नंबर की तरह बेसिकली। तो वो जो एसएसएन है यू नीड टू हैव दैट बिफोर यू स्टार्ट अ जॉब, बट टू गेट एसएसएन यू नीड टू हैव अ जॉब, राइट। तो वो लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक कैच 22 है बेसिकली। तो ये जो मेरा टीए जो मेरा लगा कैच उसने ट्वेंटी कहा, टू क्या कैच मतलब? 22 मतलब इट इज लाइक लाइक वो सर्कुलर डिपेंडेंसी की तरह, जैसे सॉफ्टवेयर में होता है सर्कुलर डिपेंडेंसी बेसिकली। तो फिर जब मुझे ये टीए का लगा था पोजीशन, तो उसने कहा कि तुम्हारे पास एसएसएन नहीं है, टीए का पोजीशन जो है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी कैंसिल। तो तो ऐसी चीजें भी होती है यूएस में, बट अगेन फ्रॉम अ पर्सनल लाइक एक्सपीरियंस लाइफ स्टोरी, अगर तुम्हारी इंटर्नशिप नहीं लगती इसका मतलब ये नहीं कि लाइक लाइक दुनिया खत्म हो गई है, अभी तुम्हारी बैंड बज चुकी है। इट इज नथिंग ऑफ दैट। इट इज जस्ट इम्पोर्टेंट कि जो तुम्हारा वो समर है जहाँ पे तुम्हें इंटर्नशिप नहीं लगी है, यू नीड टू मेक श्योर कि यू यूज योर टाइम वाइजली। यू डोंट जस्ट चिल आउट पूरे समर में, पढ़ाई करो, अपस्किल करो। यू नीड टू शो दैट इस समर का कुछ यूज हुआ है, इवन इफ इट्स लाइक नॉट एन इंटर्नशिप। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट का चीज। देन जॉब में लाइक इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहा, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए एज अ फर्स्ट जॉब, कुछ आप उसके बारे में बता पाएँ कि लाइक इंटरव्यू ये चीज़ पूछता है, बेसिक चीज़ें। हाँ, तो अगेन दैट इज वेरी स्पेसिफिक टू योर पोजिशन, टू योर कंपनी, टू योर ओवरऑल फील्ड इन सिक्योरिटी। तो मैं बस अपना malware का बोलूंगा। तो एटलीस्ट फ्रॉम अ malware एनालिसिस रिलेटेड जॉब, जो तुम्हारा फर्स्ट जॉब है, इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस कि ये असेंबली इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये ऑपकोड कौन सा इंस्ट्रक्शन है, वगैरह वगैरह। दे आर नॉट गोइंग टू बी डूइंग दैट। तो जो मेरा इंटरव्यू था सिस्को में वो था 8 घंटा लंबा। तो आई स्टार्टेड एट 9 इन द मॉर्निंग टिल 5 इन द इवनिंग। तो इट वाज लाइक एक क्लास था कॉलेज का, एक पूरा डे था बेसिकली। तो इंटरव्यू ड्यूरे दी पर interviewer duration depends on the company, depends on the interviewing process, पर मेरा था about 40 to 45 minutes per interviewer, and sometimes some interviewers were also 30 minutes. तो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इट इज लाइक तुम्हारे सामने एक malware रखा हुआ है, इट इज अ malware binary। तो यू नीड टू टेल देम कि इसका अब तुम क्या करोगे, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस कि यू हैव दिस malware binary, हाउ आर यू गोइंग टू एनालाइज इट। जैसे स्टैटिक एनालिसिस है, डायनेमिक एनालिसिस है, कोड एनालिसिस है, वगैरह वगैरह। तो एज अ स्टार्टर जब तुम शुरू कर रहे हो जॉब को, योर योर थॉट प्रोसेस इज गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर। कुछ लोग होंगे जो malware देखते ही बोल देंगे कि मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, बट जो भी तुम कर रहे हो इट इज नॉट रियली द स्टार्टिंग स्टेप्स। जैसे तुम देख रहे हो कि फाइल टाइप क्या है, क्या ये पैक्ड है, तो दोस आर द लाइक स्टार्टिंग स्टेप्स। तो whoever is interviewing, right, they will see कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस इज इट इज इट डूएबल। लाइक सबका थॉट प्रोसेस सेम नहीं होता एंड देयर इज नो करेक्ट आंसर, but it still has to be something good. It cannot be just like a random thought process है, तो it's my opinion, it's correct, वैसा कुछ नहीं होता। तो you'll have those sort of questions कि thought process तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड देन सेकेंड ऐसा होगा कि तुम्हारे सामने एक चैलेंज रखा हुआ है कि तुम्हारे सामने असेंबली इंस्ट्रक्शंस है, एंड देन यू हैव टू फिगर आउट कि व्हाट डू दिस असेंबली इंस्ट्रक्शंस डू। जैसे इन इन माय केस इट वाज कि कुछ असेंबली इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, but it was actually related to RC4 encryption. तो you have to recognize कि ये जो instructions है it is RC4। तो वो फर्स्ट इंटरव्यू था। सेकेंड इंटरव्यू में द सेम असेंबली इंस्ट्रक्शंस, पर इसमें हो क्या रहा है, लाइक वेयर इज योर की शेड्यूलिंग, या फिर कुछ और है। इन RC4 इट इज मोर और लेस जब तुम वहाँ पे कुछ देखते हो, लाइक हाउ आर यू रिकग्नाइजिंग कि RC4 है। क्या तुम मैनुअली इस पे बैठ के 2 घंटा बैठ के तुम डिसाइड कर रहे हो कि RC4 क्या है, या फिर डू यू हैव सर्टन आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स जैसे लूप्स है विच गो अंटिल 256 फॉर एग्जांपल इसमें है RC4 में। तो कैन यू recognize that? तो तुम्हारा इंटरव्यू will be very impressed if you recognize things like that, because it shows like a bit of familiarity और जो तुमने पहले सीखा है। तो very basic things, so those sort of things, if you are very good at things, it is more or less enough, and these things you usually अंडरस्टैंड बाय पुटिंग इन योर ओन टाइम इन्वेस्टमेंट कि मैंने ये malware रिवर्स किया है और मैंने ये वहाँ वहाँ देखा है। तो दैट्स हाउ यू रियलाइज कि कि ये सब चीजें आंसर कैसे करती है, एंड द पर्सन हु इज लिसनिंग टू यू, ही आल्सो रियलाइजेस कि तुम बस फेक रहे हो या फिर तुम्हें एक्चुअली पता है। तो हाँ, अगेन
अगेन फ्रॉम अ malware analysis perspective. आपने कौन कौन डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम किया, वहाँ पे किस टेक्नोलॉजीज पे वर्क किया है, कुछ उसके बारे में बताएं इन डेप्थ। हाँ, तो फिर नेटऐप पे तो मैंने बोल दिया था, लाइक दैट वाज जस्ट आफ्टर माय बैचलर्स, तो वहाँ पे इट वाज मेनली प्रोग्रामिंग, तो ऑटोमेशन रिलेटेड प्रोग्रामिंग, तो इट वाज पर्ल था, पाइथन था, एंड दैट वाज लाइक द मेजॉरिटी ऑफ इट। बीच बीच में कुछ और आ जाती थी, एंगुलर जेएस, वो सब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, बट वो सब था बीच बीच में, बट प्राइमरली पाइथन और पर्ल। उसके बाद सिस्को में, बिकॉज इट वाज अ वेरी रिवर्स इंजीनियरिंग स्पेसिफिक फील्ड, तो वहाँ पे क्या होता था कि तुम्हें एक मैलवेयर दे दिया गया था, ठीक है, मे बी इट हैज कम फ्रॉम सम इंसिडेंट रिस्पॉन्स, जो वो पाइपलाइन है, मे बी फ्रॉम सम एस्केलेशन, तो तुम्हें मैलवेयर आ जाता है हाथ में, और फिर तुमसे पूछा जाता है कि ये मैलवेयर करता क्या है, व्हाट आर इट्स कैपेबिलिटीज, हाउ डू वी राइट द बेस्ट लेवल ऑफ डिटेक्शन फॉर इट, ऐसे वो सब चीज़ें। तो उसमें क्या होता है कि यू हैव मैलवेयर में, अगेन इट्स लाइक मल्टीपल टाइप्स, तुम्हारे हाथ में पीडीएफ आ सकती है, तुम्हारे हाथ में लिनक्स बाइनरी आ सकती है, विंडोज बाइनरी आ, कुछ भी आ सकता है, इट इज मैलवेयर, राइट, इट कैन बी एनीथिंग। So the first skill set that you need to have is how to reverse multiple types of malware. तो क्योंकि Windows malware is most prevalent, तो you'll mostly have Windows malware on your hands. तो Windows कैसे reverse करता है? That is like the basic bread and butter. वो तुम्हें पता रहना ही चाहिए. Yeah. And the second one is usually PDFs, Linux malware, VPS, वो सब चीजें आती है. But again, that is a distant second compared to these ones. At the time, अभी लिनक्स malware ज़्यादा हो रही है, वो अलग बात है, बट एट द टाइम विंडोज वाज द मोस्ट। तो हाँ, तो उसमें असेंबली इंस्ट्रक्शंस, हाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हेन यू हैव, लेट्स से 1000 असेंबली इंस्ट्रक्शंस, तो हाउ डू यू एनालाइज इट। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम किसी सोर्स कोड एनालाइज करते हो, तो फिर you'll have like C source code, Python source code. It is very human readable. तो 1000 लाइन होती है, you can more or less just read it. Assembly वैसा नहीं रहता. Even if you have like a 10 KB binary, उसमें जो assembly instructions है, that will be in the hundreds of thousands. So you cannot be like line by line पढ़ते हैं, वो नहीं हो सकता. So you need to have the skills to how do you analyze when you have so many assembly instructions. So once you have that, then understanding कि what the malware does, it becomes like straightforward. तो उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हाउ डू यू राइट डिटेक्शन फॉर इट। तो डिटेक्शन में दो टाइप्स की प्रॉब्लम होती है। वन इज हाउ डू यू रिड्यूस एफपीस, एंड सेकंड हाउ डू यू इंक्रीज टीपीस। ठीक है, तो योर डिटेक्शन कैन नॉट बी वेरी स्पेसिफिक कि वो बस एक मैलवेयर बाइनरी को जाके डिटेक्ट कर रहा है, बट और कुछ डिटेक्ट नहीं कर रहा है, राइट। if the threat actor adds one more, let's say like a padding with zero at the end, तो उसका हैश चेंज हो जाता है। तो अगर तुम हैश बेस्ड डिटेक्शन कर रहे हो, तो इट इज ओनली गोइंग टू डिटेक्ट दैट वन malware बाइनरी। अगर तुम सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन करते हो, तो इट स्टिल नीड्स टू बी अ लिटिल बिट जेनेरिक, ताकि वो मल्टीपल लाइक malware बाइनरीज को डिटेक्ट कर रहा है। बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी सो जेनेरिक कि वो जाके एफपी कर जाए हर चीज पे, right? So that balance between TPs and FPs, that you need to learn, and that comes over time. So that is the second main problem. थर्ड चीज़ होती है कि जो भी तुम्हारा malware आ रहा है, like when you have an organization as large as Cisco for example, या फिर अगर तुम कहीं और काम कर रहे हो जहाँ पे it's a very big organization, so the number of malware that you're dealing with is very large. हर चीज़ को तुम manually analyze नहीं कर सकते, and this is where programming comes into the picture, right? तो तुम automation लिखते हो which does all the processing that you can do manually. It does it automatically. So that's the only way how you are going to scale your like the malware processing to large amount. Only way how you are going to scale your like the malware processing to large amounts of malware binaries. ऑटोमेशन का कुछ कोई लैंग्वेज प्रेफरेंस है कि आपने इसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में ऑटोमेशन करना हो? Primarily it's Python. तो जहाँ पे भी मैंने काम किया है, हर जगह पाइथन रहा है। बट अगेन वो कभी कभी वेरी करती है, समटाइम्स व्हेन योर प्रोसेसिंग पाइपलाइन नीड्स टू बी वेरी फास्ट, तो तब सी भी लोग यूज करते हैं, C++, बट आई हैव नॉट लाइक रेयरली एनकाउंटर्ड ऐसे सब चीज़ें। इन जनरल पाइथन इज मोर और लेस इनफ। तो वो था सिस्को का, तो मेन रिवर्स इंजीनियरिंग और अ बिट ऑफ प्रोग्रामिंग एज वेल। VMware में जब मैं गया था, तो इट हैड सॉर्ट ऑफ स्विच्ड,
तो वहाँ पे रिवर्सिंग थोड़ा कम था और ऑटोमेशन ज़्यादा था। एंड वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एक्चुअली वर्किंग इन सिक्योरिटी इज यू आर नॉट sort of scoped to a single kind of technology. जैसे जब मैं सिस्को में था, इट वाज लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग था, एंड इट वाज लाइक लॉट्स ऑफ लाइक जैंगो पाइपलाइंस वो सब चीजें थी। VMवेयर में इट वाज मशीन लर्निंग, राइट? तो वहाँ पे व्हेन यू हैव लाइक फॉर एग्जांपल, जब तुम्हारे पास लेट्स से लाइक 1000 मैलवेयर बाइनरीज है, तो तुम कौन से मैलवेयर बाइनरी से पहले शुरू करोगे एनालिसिस, उससे तुम्हारी एफिशिएंसी भी ये करती है, लाइक इट विल वेरी, राइट? तो वहाँ पे मशीन लर्निंग यूज कर सकते हैं, जहाँ पे यू क्लस्टर ऑल दिस वेरियस मैलवेयर बाइनरीज। तो यू स्टार्ट ऑफ विद द बिगेस्ट क्लस्टर। तो जो भी तुम एनालाइज करते हो, लेट्स से देयर इज दिस बिग क्लस्टर व्हिच हैज लाइक 100 बाइनरीज, तो तुम उन 100 में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो, एंड देन वॉट एवर यू एनालाइज, योर एनालिसिस आउटपुट अप्लाइज टू ऑल द अदर 100 बाइनरीज ऑल्सो। तो वैसी वाली टेक्नोलॉजीज थी VMवेयर में। एंड देन VMवेयर का जो मेरा टीम था, इट वॉज प्राइमरली मतलब पहले एक स्टार्टअप था वो, एंड देन इट गॉट अक्वायर्ड बाय VMवेयर। तो ये स्टार्टअप था, इट वाज प्राइमरली इन सैंडबॉक्स काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो वहाँ पे सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजीज पे यूज हो रही थी कि सैंडबॉक्स को कैसे इंप्रूव करे, हाउ डू यू राइट डिटेक्शन विच विल बी ऑपरेटिंग इनसाइड द सैंडबॉक्स। तो जो तुम्हारा डायनामिक बिहेवियर है मैलवेयर का, तो यूर राइटिंग डिटेक्शन फॉर दैट ऑल्सो। सिस्को में भी था, बट VMवेयर में इट वॉज अ लॉट। दैट वॉज द VMवेयर स्टैक, अगेन पाइथन। Oracle का NDA, बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता मैं उसका। और फिर नेटस्कोप में जब मैं आया, नेटस्कोप में इट इज मोर रिलेटेड टू नेटवर्क सिक्योरिटी। तो दिस इज अगेन स्लाइट फील्ड चेंज, राइट? तो नाउ इट इज नो लॉन्गर malware specific, now it is network security, but also cloud native. So it's cloud native network security. तो यहाँ पे इट इज समथिंग कॉल्ड snot signatures. It is again related to IDS, IPS and all those things. तो यहाँ पे वहाँ इसमें वो चीज आती है मेन, जो तुम्हारा कोर रोल है कि तुम हाउ डू यू राइट गुड नेटवर्क सिग्नेचर्स। अगेन यू हैव द सेम प्रॉब्लम, TPs FPs। यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग है, पर यहाँ पे प्रोग्रामिंग गूगल प्लेटफॉर्म पे है। तो जैसे तुम्हारा गूगल क्लाउड रन है, गूगल पब्स है, तो वो सब चीजें भी यहाँ पे मैटर करती है, और वो सब चीजें यहाँ पे यूज होती है। और यहाँ पे भी मशीन लर्निंग यू कैन सॉर्ट ऑफ डू प्रोजेक्ट्स ऑन, बट इट इज लेस प्रायोरिटी, क्योंकि उसकी अलग ही टीम है, एंड देन देयर आर कॉस्ट सॉर्ट ऑफ कंसिडरेशंस वगैरह वगैरह। तो हाँ, तो इट्स लॉट ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट सिक्योरिटी फील्ड्स। और हाँ, सो नाउ इट इज सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज रोल्स, चाहे तुम जो भी सिक्योरिटी फील्ड में, ऑफेंसिव डिफेंसिव, आई थिंक वन ऑफ द कोर पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट यू शुड हैव इज योर एबिलिटी टू अडेप्ट। तुम्हें अलग अलग चीजें दी जाएंगी, तुम्हें अलग अलग चीजें हैंडल करते जानी है। इट इज नॉट एज इफ कि ये एक नई चीज है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी और को दो। दैट डज नॉट वर्क इन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी हर चीज में चाहिए रहती है। तो वट एवर यू गेट ऑन योर प्लेट, यू लर्न इट, यू डू इट, बस दैट्स इट। दैट्स ग्रेट। सो आपने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में वर्क किया, लाइक थोड़ा शिफ्ट भी चेंज हुआ है, लाइक मालवेयर एनालिसिस आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में किए। तो इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहता है? लाइक फ्रेशर्स का तो एक अलग सिनेरियो रहता है, आफ्टर डूइंग जॉब फॉर सर्टेन ईयर्स, तो उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस में क्या पूछा जाता है? हम्म। तो देर टू थिंग्स। सो वन इज ऑफ कोर्स योर टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, कि तुम्हें टेक्निकल क्वेश्चंस तो पूछेंगे। जैसे तुम्हें पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज HTTP, राइट? अगर तुम बस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलोगे, तो देन यू इमीडिएटली गेट द वाइब ऑफ अ फ्रेशर, राइट? दैट इज नॉट वेर यू शुड स्टॉप द आंसर। तो तुम्हारा टेक्निकल कॉम्पिटेंसी वहां दिखाया जाता है कि हाउ हाउ डीप कैन यू आंसर। क्या तुम बस सरफेस लेवल आंसर दे रहे हो, या फिर तुम्हें इन डेप्थ भी थोड़ी चीजें पता है। तो एज यू गेट एक्सपीरियंस, दैट इज एक्सपेक्टेड, डेप्थ ऑफ नॉलेज। और सेकंड चीज है जो पूछेंगी कि तुम्हारे रेज्यूमे पे क्या लिखा है तुमने। तो रेज्यूमे पे कभी झूठ मत बोलना, पर अगर झूठ बोला भी है तो फिर कीप इट पार्शियल ट्रुथ्स, वो भी दैट्स आल्सो फाइन आई गेस। बट जो भी तुम्हारे रेज्यूमे पे है, दैट यू शुड नो इनसाइड आउट। अगर तुमने कुछ चीजें लिखी है जो तुमने 6 साल पहले काम किया है, तुम्हें कुछ याद नहीं है, तो 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 डोंट कीप इट ऑन योर रेज्यूमे। क्योंकि जब तुम वो लिखोगे रेज्यूमे पे, और जो सामने वाला पूछेगा तुमसे, अगर तुम बोलोगे उसको कि बहुत पहले की बात है, मुझे याद नहीं है, तो द इंटरव्यूअर विल बी लाइक, तो फिर यहाँ पे लिखा क्यों है रेज्यूमे पे, राइट? तो वट एवर यू हैव ऑन योर रेज्यूमे, नो इट इनसाइड आउट,
और वहां पे इट मैटर्स कि तुम्हारे जो आउटपुट है, जो वर्क आउटपुट है, हाउ हैज इट अफेक्टेड द कंपनी। तो क्या तुम्हारा वर्क आउटपुट, इट हैज डिक्रीज्ड द टाइम ऑफ एनालिसिस फॉर योर कॉलीग्स, राइट, तो इट हैज इंक्रीज्ड इन एफिशिएंसी, क्या वो हुआ है तुम्हारा वर्क आउटपुट? या फिर हैज योर वर्क आउटपुट रिजल्टेड इन डिक्रीज इन कॉस्ट्स, राइट? तो वहां पे जब तुम्हारे रेज्यूमे पे क्वेश्चंस पूछेंगे, इट डज नॉट, well, I guess it matters, but the technical explanation does not matter as much as what your impact of your work is, right? तो resume पे that is very important. And of course, जो मैंने दूसरा बोला टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, वो तो पूछेंगे। तो पाइथन एंड गो में कितना डिफरेंस है? लाइक गो इज द न्यू लैंग्वेज कमिंग टू ओवरकम द पाइथन, आपको क्या लगता है इसके बारे में? एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर फ्रॉम अ मैलवेयर पर्सपेक्टिव? बोथ। तो प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से आई डोंट हैव टू मच ऑफ इनपुट, क्योंकि मैं गो में उतना प्रोग्राम करता नहीं हूँ। बट जितना कि मैंने प्रोग्रामिंग किया हुआ है, लाइक सम टाइम इन्वेस्टमेंट, इट इज एज सिंपल एज पाइथन, बट इट ऑल्सो इज लाइक, मतलब, if you need 100 lines of code in Python, you might need a little bit less in Go. So it is slightly more efficient, and it is also statically compiled. Now coming to malware side of things. तो जब पाइथन में जब तुम लिखते हो malware, तो it can be decompiled, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटेड कोड है। तो it is of course possible to compile Python into an exe, but you can still like move backwards. But Go में वैसा नहीं है। Go में it is not so straightforward. Like a few years ago, like when I was into malware as a job role, तो फिर then Golang used to be the worst kind of malware you could get on your plate, क्योंकि it is statically compiled. जब तुम actually assembly instructions अंदर देख रहे हो, you don't know whether those assembly instructions are related to some library function or the malware code. और उसमें the number of functions which are there inside used to be like 3000 functions. So it was very difficult to analyze. Now it is much 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 easier, क्योंकि बहुत सारी automation tools निकली है from various companies which make it easier. तो from a malware perspective, if you get Python, super easy. Golang, a little bit more of a pain today. From a programming perspective, I am biased. मुझे Python best लगता है। तो Golang, I don't have too much input from a developer perspective. ओके, व्हेन टू एंड व्हाई टू चेंज एनी कंपनी? तो वहाँ पे personally, I think I had two reasons. One is financial. If the other company offers more money, then that's the first reason to change. The second reason is boredom. तो if I'm at a particular job, अगर मुझे काम repetitive लग रहा है, कोई change नहीं है, हर रोज मैं malware reverse कर रहा हूँ, there is no excitement basically. So that is when I change. Um, there have been some cases जहाँ पे um, there have been like concerns about upper level management, कि management ठीक से like they are not prioritizing the correct work, या फिर they are not particularly helpful to you. So those cases I have not found much, but I know there are some friends of mine who have regularly come against those cases. तो अगर वैसे होता है तो फिर that's another reason to change. Three reasons basically. Boredom, financial, और ये तो रहता ही है कि लाइक अगर आप रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं तो आप चेंज ही कर ले, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ। हाँ। हाँ, और क्योंकि स्पेशली सिक्योरिटी में जो लोग आते हैं, आई एटलीस्ट आई फाउंड कि उनका जो पर्सनालिटी ट्रेट रहता है, बाय डिफॉल्ट दे डोंट लाइक टू वर्क ऑन वन थिंग। इट इज नॉट लाइक कि हर रोज तुम बैठ के वही एक चीज कर रहे हो। वो तो है। वेरी, या इट्स वेरी रेयर दैट हैव कम अगेंस्ट वैसे पर्सनालिटी। चेंज होता रहना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है। सो आपने कौन कौन से सर्टिफिकेशन किए हुए हैं? लाइक आपने स्टार्टिंग में बताया ले, तो सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है ज़्यादा कि एक्सपीरियंस? और आपने कौन कौन से सर्टिफिकेशन किए हुए हैं? हाँ, तो जब मैंने शुरू किया था सर्टिफिकेशन के बारे में गूगल करना, आई वॉज ए बिगिनर, मुझे सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं पता था, राइट? सो फॉर मी, the value of those certification lies in their ability to give you that basic knowledge. जैसे CH मैंने किया हुआ था, सिक्योरिटी प्लस किया हुआ था, आई थिंक नेटवर्क प्लस भी किया हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा नेटवर्क प्लस था कि ए प्लस था, बट वन ऑफ देम, आई थिंक इट वाज नेटवर्क प्लस। तो देयर
वैल्यू जस्ट लाइज इन गिविंग यू दैट बेसिक नॉलेज। ये सर्टिफिकेशन होने से तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इफ यू आर अ बिगिनर देन डू इट। पर अगर तुम्हारा जॉब रोल ऑलरेडी सिक्योरिटी में है, देन आई डोंट थिंक एनी ऑफ these three certifications are of any use. So there I think it is much better for you to actually कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, या फिर तुम खुद का प्रोजेक्ट कर रहे हो, या फिर तुम ऑफिस में ही you're टेकिंग ऑन लाइक न्यू responsibilities है वैसे कुछ। आई थिंक इट्स बेटर टू प्रोग्रेस इन दैट डायरेक्शन देन डू सर्टिफिकेशंस। बट अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बेसिक सर्टिफिकेशंस। ओएससीपी वो सब मैंने कभी किया हुआ नहीं है, बट आई हर्ड वेरी गुड रिव्यूज। तो इफ यू आर इन ऑफेंसिव सिक्योरिटी, इट इज बेस्ट to talk to offensive security people and then ask them कि OSCP कैसा है, OSCE कैसा है, all that line. Having said that, um, don't do certifications just for the sake of doing certification. जैसे तुमने OSCP कर लिया है, तो now you are like मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब दो। Alright, it does not work that way. So if you're doing OSCP, do it with the perspective of learning something new. अगर तुम्हें कुछ चीज़ें इन डेप्थ लेने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो टेक दैट टाइम आउट, लर्न इट इन डेप्थ। जस्ट बिकॉज यू हैव टू डू ओएससीपी अगले 2 महीने में, डोंट जस्ट गो एंड डू ओएससीपी एंड देन हाथ उठा लो कि हाँ चलो मैंने कर लिया, आई एम डन, नाउ आई गेट अ जॉब। इट डजंट रियली वर्क दैट वे, इट्स नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हाँ, सम सर्टिफिकेशंस गो फॉर इट। अदर सर्टिफिकेशंस जैसे जो जो बहुत बेसिक लेवल पे है, डोंट डू इट इफ यू आर ऑलरेडी इन अ सिक्योरिटी। वो इतना बेनिफिट करेगा भी नहीं कि लाइक अगर आप सिक्योरिटी में तो उतना तो आता ही होगा आपको। एग्जैक्टली। सो आपने कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करी हैं, कितना इंपॉर्टेंट रहता है टॉक्स इन कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करना? कॉन्फ्रेंसेस अटेंड मैंने एक बिसाइड्स डीसी में किया हुआ था, तो आई वाज अ वॉलंटियर देयर, तो मैंने कुछ चीज़ें अटेंड की हुई थी। एज फार एज बेनिफिट गोस, देयर आर टू बेनिफिट्स। एक है नेटवर्किंग। तुम जितने लोगों से बात करोगे, जितने लोगों के साथ तुम इंप्रेशन लेगी, इफ यू लीव एन इंप्रेशन ऑन समवन, देन इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू गेट अ रेफरल फ्रॉम देम। सो जॉब पर्सपेक्टिव से इट हेल्प्स। और सेकेंड इज द टेक्निकल कंटेंट ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस। तो अगर तुम वहां पे जाके कुछ सीख रहे हो, जैसे let's say from a malware perspective, let's say कि there's been some new threat actor who has taken out some new malware जिसमें कुछ नया टाइप का process injection, right? तो if you go to a conference and learn about it, then जब तुम इंटरव्यू जाते हो and then you say कि there's this new process injection जो मैंने यहाँ पे सुना हुआ था, तो the interviewer knows that you are actually interested in security, कि तुम ऐसे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हो, you have that internal motivation, तो you are probably going to be very committed to your job. तो ये सब चीज़ें बहुत ही ऐसे डाइवर्ज होती है। तो जस्ट गोइंग टू अ कॉन्फ्रेंस एंड एक्चुअली बीइंग इन्वॉल्व इन अ कॉन्फ्रेंस विल गिव यू ऑल दीज बेनिफिट्स। एज फार एज व्हाट आई स्पोकन, तो मैंने अभी नलकॉन में बोला था अभी लास्ट ईयर सितंबर में। तो इट वाज अगेन रिलेटेड टू लिनक्स मैलवेयर एनालिसिस, हाउ टू ऑटोमेट इट, सैंडबॉक्स डेवलपमेंट, वो सब चीज़ें। तो मैंने एक टूल ऐसे रिलीज किया हुआ था, ओपन सोर्स इट, एंड दैट्स व्हाट sort of the principles behind that open source tooling and of those technologies, उसके बारे में जाके आप बात की थी नलकॉन में। उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ, कुछ शोकेस कर पाएँ तो इट्स बेटर कि कैसे वर्क करता है। What I'll showcase is the sandbox, right? So this is the output of merging those technologies. तो जैसे 3 टेक्नोलॉजीज थी उसमें, वन was eBPF, the other part was जो ओवरऑल सैंडबॉक्स जो डेवलपमेंट है। ईवीपीएस इज व्हाट इज, थोड़ा इजीली एक्सप्लेन कर दीजिए। राइट, सो eBPF जो है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड, द फुल फॉर्म इज एक्सटेंडेड बर्कली पैकेट फिल्टर। तो ये क्या है, इफ यू एवर यूज टीसीपी डंप, राइट, तो वो जो फिल्टर कर रहा है पैकेट्स को थ्रू वट एवर फिल्टर यू आर गिविंग इट, तो क्या करता है, टीसीपी डंप एप्लीकेशन लेवल पे है, देन इट गेट्स, so whatever the filter you have given, it gets compiled to something called eBPF bytecode, right? और वो eBPF bytecode जो है, that the kernel runs, और जो भी पैकेट आ रहा है टू द कर्नल ऑन द नेटवर्क लेवल, तो जो फिल्टर हो रहा है पैकेट, इट हैपेंस एट द कर्नल लेवल इटसेल्फ, राइट? तो वो पैकेट वापस ऊपर जाके वो टीसीपी डंप पे नहीं आ रहा है, तो फिल्टरिंग इज हैपनिंग एट द कर्नल लेवल। सो वट एवर दिस टेक्नोलॉजी इज विच इज इनेबलिंग दिस काइंड ऑफ फिल्टरिंग, इट इज कॉल्ड ईबीपीएफ। बट अगेन जो मैंने यूज केस बोला, इट इज स्पेसिफिक टू नेटवर्क, बट देर आर अदर यूज केसेस ऑफ ईबीपीएफ एज वेल। तो जो मेरा यूज केस है ईबीपीएफ का, इट इज समथिंग कॉल्ड ट्रेसिंग।
तो जैसे malware कुछ let's say it is using some function which is reading a file, जैसे लिनक्स में रीड फंक्शन है, राइट? तो एक रीड सिस्कॉल करके होता है लिनक्स में। तो व्हेन द malware executes this syscall, eBPF will trace it कि इस malware प्रोसेस ने, या फिर एक्चुअली इस प्रोसेस ने रीड सिस्कॉल किया है कॉल। तो दैट यू कैन ट्रेस, एंड देन इवेंचुअली व्हेन यू ट्रेस लॉट्स ऑफ syscalls across the entire process lifetime, तुम एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो कि ये प्रोसेस जब शुरू किया था इसने ये फाइल रीड किया, ये फाइल को राइट किया, ये नेटवर्क पे इट हैज रीच्ड आउट टू सम डोमेन, इट हैज रिसीव्ड सम नेटवर्क पैकेट्स एंड स्टफ। तो दैट इज बेसिकली व्हाट यू डू इन द सैंडबॉक्स, कि ये सब सारी चीजें तुम एक्यूमुलेट करते हो, एग्रीगेट करते हो और एक रिपोर्ट जनरेट करते हो। तो द बेनिफिट ऑफ दिस एंटायर सॉर्ट ऑफ सैंडबॉक्स इसकी ये बस इंटेल आर्किटेक्चर्स के लिए नहीं है, यू हैव अदर आर्किटेक्चर्स ऑल्सो लिनक्स में। दैट इज वन मेजर मेजर प्रॉब्लम। जैसे तुम्हारा मिप्स आर्किटेक्चर है, पावर पीसी आर्किटेक्चर है, और योर स्पार्क, बहुत सारे आर्किटेक्चर्स है जो प्राइमरली आईओटी डिवाइसेस में यूज होती है, और आईओटी में बहुत सारे malware होता है। तो हाउ डू यू एनालाइज malware व्हेन यू डोंट नो द असेंबली इंस्ट्रक्शंस? विंडोज में इट इज इजी, इंटेल ये है, यू जस्ट एनालाइज, गो एंड डू योर एनालिसिस देयर। पर अगर तुम्हारे पास मिप्स है, पावर पीसी है, तो यू आर प्रॉब्ली गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम अंडरस्टैंडिंग कि असेंबली इंस्ट्रक्शंस क्या है उसके। तो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस सैंडबॉक्स, जहाँ पे तुम यू बस रन द गिवन malware बाइनरी और उसका डायनेमिक एनालिसिस तुम्हें मिल जाता है। सो एटलीस्ट बिफोर यू ट्राई टू गो इन टू द malware लाइक कोड एनालिसिस करने के लिए, यू हैव एन अ जनरल आइडिया कि ये malware करता क्या है, राइट? तो लेट मी जस्ट शेयर अभी ये बस। तो इसमें क्या है कि एज आई सेड, एक तो eBPF हुआ, और ओवरऑल सैंडबॉक्स डेवलपमेंट का सेकंड है, और थर्ड है लाइक सैंडबॉक्स डेवलपमेंट में आई शुड स्पेसिफाई कि देयर इज अ टूल कॉल्ड buildroot। Okay, so this allows you to create Linux images for multiple architectures. Right? So that's where you can create images for MIPS, PowerPC, and all these different architectures. So that's part of your sandbox development. Or third है programming. Again, I know, um, in some mindsets of people, there is like कि मुझे programming नहीं करना है security में. But if what you want to do in security requires programming, तो then there is no way out of it, right? अगर तुम्हें स्केल करना है अपने जो भी तुम प्रोसेस कर रहे हो, जो भी तुम एनालिसिस कर रहे हो, if you want to scale it, you have to do programming. तो in this case programming again is completely in Python, ये Django based है और ये completely dockerized है। That's what I'm just going to start up, ठीक है? तो as it starts, so all of these have like different kind of containers, जैसे Docker में containers होती है। Containers are basically isolated images. तो जैसे MySQL DB है, Postgres DB है, RabbitMQ है, ताकि asynchronous queuing हो पाए। Then you have static analysis है, there's multiple sort of workers which are actually doing all this analysis. तो शुरू हो रहा है वो। तो आफ्टर इट स्टार्ट्स, बेसिकली तुम्हारे लोकल होस्ट पे रन कर रहा होता है, तुम्हारा सैंडबॉक्स रेडी है, राइट? इट टेक्स लाइक 5 minutes to bring it up, but it takes like half an hour to build it. So overall I guess half an hour। तो ये मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें रन करके रखी हुई है ताकि वी डोंट टेक अप टू मच टाइम। जैसे ये है एवॉस लॉकर malware family। तो ये एक ransomware है। So ransomware, for those of you who don't know, is basically a type of malware which encrypts whatever files are there on your system and then displays a ransom note. So ransomware, I guess, is very very famous। malware में it is the most famous category। तो इसमें क्या है, you have EOS locker and we know that this is going for Intel architecture। this is 64-bit AMD, 64-bit Intel। तो once it has run, तो क्या है, तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आई गो फॉर फाइल ऑपरेशंस, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ए रीनेम सिस्कॉल। तो अगर तुम एक एनालिस्ट हो जिसको ये लाइक यू डोंट नो व्हाट दिस malware बाइनरी डस, तो जब तुम ये रन करते हो ये एनालिसिस, एंड यू सी दिस समथिंग लाइक दिस,
तो यू कैन मेक सॉर्ट ऑफ लाइक अ हाइपोथेसिस कि शायद ये malware बाइनरी का रैंसमवेयर है, क्योंकि ये चीजें इसे रीनेम कर रही है, एंड आई नो दैट दिस रीनेमिंग सॉर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज समथिंग दैट रैंसमवेयर डज, राइट। तो ये सब चीजें इसमें स्पेसिफिक है। एंड देन लेट्स से प्रोसेस ऑपरेशंस, राइट। तो इसमें तुम देख सकते हो कि ये जो भी ES6i के जो भी VMs है उसको किल करने की कोशिश कर रहा है बिफोर इट एक्चुअली ट्राइज टू एनक्रिप्ट देम। You can see these kind of commands also. Finally, अगर तुम्हें लेट्स से अगर तुम्हें वो जो रैंसम नोट है वो तुम्हें देखना है, जैसे ये रीड मी फॉर रिस्टोर है, तो यहाँ पे आके तुम डाउनलोड कर लेते हो उसको, ठीक है। Go to downloads and this is the actual malware binary. So this is actually malicious. तो तुम्हें अगर तुम इसको रन करते हो तो फिर इट इज अ प्रॉब्लम। तो अगर तुम्हें रैंसम नोट देखना है तो यू सी इट्स राइट हियर। दिस अगर तुमने न्यूज़ में कभी देखा है तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो एक और अलग है, सो दिस वन इज बेसिकली ए पावर पीसी आर्किटेक्चर। जैसे ये वाला जो है, दिस इज ए पावर पीसी का आर्किटेक्चर 32 बिट। तो ये इसमें क्या है कि आई विल शो यू द पीकैप, इसमें मोस्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन वो है, इसमें नहीं है शायद। तो व्हेन दैट सैंपल एस रन और उसका जो नेटवर्क पैकेट्स है दैट इज बीइंग कैप्चर्ड, तो तुम वो यहाँ यहाँ पे आके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे ये सब चीजें C2 डोमेन्स है, command and control, and what command and control basically means is a server that is controlled by a threat actor. That's all a C2 means. तो ये सब सारे domains जो है, and you see these are all these weird sort of malformed packets दिखाता है DNS में. So when you are doing malware analysis, malware research, so you need to have multiple sort of like knowledge bases. तुम्हें पता रहना चाहिए कि DNS क्या है और ये malformed यहाँ पे क्यों दिखा रहा है. तो you can do a bit of googling, but of course you need to know at least what DNS is and what is it used for. तो जैसे यहाँ पे अगर तुम जाके देखोगे तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एडिशनल रिसोर्स रिकॉर्ड बोलते हैं, हरार्स एडिशनल रिसोर्स रिकॉर्ड, दिस इज सेट टू 1 बट देर इज नो एडिशनल रिसोर्स रिकॉर्ड। यहाँ पे बस जो तुम्हारा मेन क्वेरी है वो है। तो वायरशार्क इज शोइंग दैट एज malformed। और जब इसने गूगल को ये सेंड किया DNS क्वेरी 8.8.8.8 विच इज गूगल DNS, तो गूगल रेस्पॉन्डेड विथ फॉर्मेट एरर। तो एज अ malware एनालिस्ट जब तुम्हें malware के बारे में पता नहीं रहता है एंड यू हैव दिस इंफॉर्मेशन इन योर हैंड्स, you can analyze such malware very quickly। और ये power PC है, so you don't know how the code looks like, but you still have all this analysis information। so this is what this sandbox is meant to give you। ये sandbox जो है it is currently in my GitHub, यहाँ पे nikhilx20 @elfin। and again if you want to know the like more information on what the overall analysis flow is, फिर मेरा एक ब्लॉग भी है जहाँ पे मैं इसके बारे में थोड़ा लिखता हूँ। तो यू हैव दीज टू। तो यहाँ पे अगर आप आके तुम देखोगे तो फिर इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट द ओवरऑल फीचर्स ऑफ द सैंडबॉक्सेस। जैसे यहाँ पे अभी मैंने ऐसा कुछ बताया था तुम्हें, ये वायरशार्क जो नेटवर्क पैकेट्स है। देयर इज ऑल्सो अदर स्टफ, जैसे ये बहुत सारी चीज़ें हैं फाइल इंफॉर्मेशन एक्सेस के बारे में जिनको तुम इंटरप्रेट कर सकते हो इन वेरियस वेज। और देयर इज ऑल्सो डिटेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे दिखा सकता हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पे जो डिटेक्शन है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटेक्शन। जैसे स्टैटिक डिटेक्शन मींस यू आर जस्ट अप्लाइंग योर Yes. डिटेक्शन सिग्नेचर्स Hmm. टू योर सैंपल इटसेल्फ। और ये डायनामिक है जहाँ पे तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर डिटेक्शन रहता है। तो यू हैव ऑल these डिफरेंट डिटेक्टर्स। दैट इज सॉर्ट ऑफ द हाई लेवल overview of what this sandbox is। तो आई थिंक एज फार एज योर व्यूअर्स आर कंसर्न्ड, अगर किसी को इंटरेस्ट है कंट्रीब्यूट करने में तो आई हाईली एनकरेज इट। क्योंकि टू थिंग्स, वन आई नीड हेल्प क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है टू डू लाइक कंटिन्यूस डेवलपमेंट।
और सेकंड, अगर तुम बिगिनर हो एंड यू वांट टू लर्न थिंग्स विच आर इन डेप्थ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कोर। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। लाइक आप कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करते हैं स्टे अपडेटेड रहने के लिए या चीज़ें नई नई सीखने के लिए? हाँ, आई थिंक सिक्योरिटी में दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, क्योंकि हर रोज चीजें बदलती रहती है। तो फॉर मी पर्सनली x.com या ट्विटर जो भी था पहले तो वहाँ पे यू नीड टू फॉलो वेरी सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि ट्विटर में बहुत नॉइज रहता है। इफ यू स्क्रोल लाइक 10 ट्वीट्स में से 8 ट्वीट्स मीन्स होंगे। तो you need to be very careful about who you follow, and then you just keep like following those people who क्या updates देते हैं, either related to your field, or if you want to learn general security, then there are people who post general security also. तो finding those people is challenge one. Second is जो तुम्हारी कंपनीज के ब्लॉग्स होती है, जैसे नेटस्कोप का है जो मेरी करंट कंपनी का है, या फिर सिस्को का जो था, जो है, सॉरी, VMware का जो है, पालो अल्टो नेटवर्क्स, बहुत सारी कंपनीज है, right? तो इनके जो भी कंपनीज के जो ब्लॉग्स रहती है, you go and follow them. You keep tab on when they are updating it, and you go and follow them. um, but again, companies के blogs में it depends if uh, your field specific blogs are being posted, but that is again something for you to look. So basically these two things, blogs, it can be like researcher blogs also, not necessarily like company blogs, but again you have to find those researchers. And दूसरा है Twitter, so you need to keep following specific people, and yeah, हर रोज जाके स्क्रॉल करते रहो। सो लिंक्डइन कैसा रहेगा? लाइक लिंक्डइन से कोई चीज़ें सीखता हो, वो आपको क्या लगता है? LinkedIn is an interesting place just because I think वहाँ पे I think there are lots of posts that say कि मैं 6 बजे उठा, 6:30 को योगा किया, those sort of efficiency posts. तो for me that is lot of noise. LinkedIn में बहुत सारा noise रहता है, so it is very like low ROI. When I'm scrolling for 1 hour, the benefit that I get is very low. um so learning there is not much for me personally. For me, LinkedIn is primarily for sort of प्रोफेशनल नेटवर्किंग sort of प्लेटफॉर्म, रिक्रूटर्स को रीच आउट करो, या फिर अगर मैं कुछ ब्लॉग लिखता हूँ तो वो जाके पब्लिश करो, ताकि आई गेट दैट पब्लिसिटी. तो फॉर मी दैट इज मोर LinkedIn specific. But even when I publish a blog, I publish on different platforms, right? तो फिर LinkedIn से I get publicity, और Twitter और those common Slack channels जो रहती है, that is where the actual technical जो feedback रहता है, I look there for technical feedback. सो रिज्यूमे कैसे बनाए, उसमें प्रोजेक्ट कैसे शोकेस करें, आप कैसे किए थे, उसके बारे में कुछ बताएं। रेज्यूमे, हाँ, तो रेज्यूमे पे the most important thing is to not just list down your skills. जैसे मैंने बहुत सारे रेज्यूमेस देखी है जहाँ पे एक सेपरेट सेक्शन होता है स्किल्स का, पाइथन, सी, वो सब लिखा रहता है. But as but as a person who is reading your resume, I don't know how you have used that technology. उसका whatever you have worked on, what is the depth of it? So instead of having that separate skill section, जो भी तुम अपने प्रोजेक्ट का लिख रहे हो डिस्क्रिप्शन, जैसे फॉर एग्जांपल वो क्लस्टरिंग का जो मैं पहले बोल रहा था, वो मशीन लर्निंग बेस्ड का, तो फिर वहां पे मैं ऐसा लिखूंगा कि um, जो मैंने टेक्नोलॉजी यूज की है, वन इज क्लस्टरिंग, जो कि मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी है. तो क्लस्टरिंग में कौन सा एल्गोरिदम, तो you can specify that also, but then that becomes a little too in depth also, like for some people, so you can sort of omit it also. But clustering लिखना है, which programming language you've used, and most importantly, what is the impact of your work, कि ये करने से हुआ क्या है. So these are the three main things that you should look for in a resume. um Besides that, I think you just put in all your professional related work. अगर तुमने कुछ कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया है तो यू डू दैट. कुछ प्रोजेक्ट्स किए, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, पर्सनल प्रोजेक्ट्स, जो भी है, यू लिस्ट डाउन दैट. डोंट पुट वेरी वेरी ओल्ड थिंग्स, बिकॉज अगर वो पूछा गया और अगर तुम्हें याद नहीं है, तो इट इज एक्चुअली अ ब्लैक मार्क. तो वेरी ओल्ड थिंग दैट यू डोंट रिमेम्बर, you can just leave it out. um but हाँ, I think that's the overall high level. सो आप रोड मैप बता सकें कि लाइक मालवेयर रिसर्चर कैसे बने या मालवेयर की फील्ड में कैसे आए? तो उसमें इस फर्स्ट थिंग इज थोड़ा प्रोग्रामिंग पता रहना चाहिए. अगेन, नॉट टू अ लेवल ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
बट यू शुड नो एटलीस्ट द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड हाउ अ प्रोग्रामर थिंक्स और वो सब चीज़ें. एंड स्पेशली इफ यू नो प्रोग्रामिंग यू कैन ऑटोमेट सम ऑफ योर एनालिसिस, नहीं तो हर बार तुम्हें मैनुअली करना पड़ेगा. और टीम्स, स्पेशली जब बड़ी टीम्स होती है, जैसे सिस्को की टीम थी, तो दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ ऑटोमेशन रिलेटेड टास्क. तो यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू देम एंड देन दैट विल गिव मोर इम्पैक्ट टू योर वर्क. तो प्रोग्रामिंग वैसे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है. सेकेंड इज टू जस्ट रीड अबाउट malware. जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है, जैसे नेटस्कोप का है, सिस्को का है. तो ये सारी जो ब्लॉग्स होती है दे एक्चुअली राइट अबाउट malware की एनालिसिस. हमने ऐसा किया और फिर ना दिस वाज लाइक व्हाट वी फाउंड एंड ऑल दैट. तो व्हेन यू रीड अबाउट ऑल दीज डिफरेंट ब्लॉग्स तो तुम्हें आइडिया रहेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमने नेक्स्ट टाइम malware लाइक यू हैव अ malware ऑन ऑन योर प्लेट और तुमने तो उसको एनालाइज किया, और जब तुम कर रहे थे एनालाइज तो तुमने कुछ देखा कि ये कोई तो एक फंक्शन है जो ये कॉल कर रहा है, उसके बाद ये फंक्शन कोई कॉल कर रहा है, एंड देन यू रियलाइज कि वो मैंने ये सिस्को के ब्लॉग में पढ़ा हुआ था कि जब ऐसे ऐसे होता है तो फिर दिस इज द टेक्निक दैट्स बीइंग यूज्ड. राइट. सो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जितना तुम ज़्यादा पढ़ोगे उतना तुम्हारा नॉलेज बेस पड़ेगा और यू कैन डू malware एनालिसिस मोर फास्ट. थर्ड है नॉट ओनली रीडिंग ब्लॉग्स बट ऑल्सो यूजिंग टूल्स. तो बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे रिसर्चर्स है जो बहुत सारे टूल्स पब्लिश करते हैं, ओपन सोर्स टूल्स. तो इफ़ यू आर डूइंग अ सर्टेन एनालिसिस जो तुम मैनुअली कर रहे हो एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड यू डोंट नो हाउ टू डू इट, there are chances कि there is some open source tool which can make it very easy for you to do that analysis. So that is the third thing, to know about a variety of tools and when they can be used. That is even more important. Not just knowing the tools, but when to use those tools. और फोर्थ ये है कि जस्ट पुट इन टाइम. जैसे malware का जो फील्ड है, जब मैंने शुरू किया था, द इनिशियल टाइम इन्वेस्टमेंट और इनिशियल जो फ्रस्ट्रेशन है दैट इज अ लॉट. तुम असेंबली इंस्ट्रक्शंस देख रहे हो, तुम्हें लाइक यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड यू आर जस्ट गोइंग नोवेयर. तुम एक ही malware सैंपल पकड़ के एक हफ्ता बैठे हुए हो, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा. दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल. जब तुम शुरू कर रहे हो इट विल बी स्लो, इट विल बी फ्रस्ट्रेटिंग, बट एज यू पुट इन मोर टाइम, एज यू रीड ऑल दीज डिफरेंट ब्लॉग्स टूल्स जब तुम यूज कर रहे हो, तो ओवर टाइम इट बिकम्स ईजी. तो माई सजेशन इज ट्राई इट फॉर 1 month. अगर तुम 1 month में भी अगर तुम्हारा कुछ मोटिवेशन नहीं आ रहा, लाइक यू आर नॉट एक्साइटेड अबाउट इट, then probably malware analysis field is not for you. But if you are like getting interested and it is motivating for you, just put in time and you'll get better, over time. But definitely not something that you should expect to become an expert in 2 months. It takes a lot of time, takes a lot of frustration, and over time the magic happens. टाइम तो लगेगा ही इसी चीज़ में. सो थैंक यू सो मच निखिल, आपने इतना वैल्यूबल टाइम और इतना इन्फॉर्मेशन हमको शेयर किया. थैंक यू सो मच. Hi Nitish, so thank you for reaching out. I think it's always, I mean, you're doing a great job podcast करके, like you're doing all that knowledge sharing, and I'm also happy to contribute to your efforts. तो हाँ, thanks again. हाँ, जितने लोगों को भी पता चले, लाइक बिगनर्स को ज़्यादातर नहीं पता है इस फील्ड के बारे में, तो आई हेल्प यू आउट कि कैसे लोग Yes, जाने. yes. एक छोटी सी भी चीज़ अगर उनको पता चले, इंसाइट करे, तो बेटर रहेगा. सो थैंक यू सो मच. Thanks ओके. Nitish. Good night. Bye ओके. bye. गुड नाइट. सो आई होप आप सबको हमारा आज का पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा. सो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने कलीग्स एंड फ्रेंड के साथ. एंड आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें. और आपको मेरे साथ 1-to-1 सेशन करना हो तो मेरा टॉप मेट का लिंक आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप वहाँ पे जाके सेशन बुक कर सकते हैं और मेरे से 1-to-1 सेशन कर सकते हैं. और निखिल की भी ब्लॉग पोस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी.